लर्निंग के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना होती क्या है, पृष्ठभूमि क्या रही इसकी और जो इसमें शब्द दिए गए हैं उनका हम अर्थ देखेंगे, समझेंगे कि प्रस्तावना चाहती क्या है यहाँ पर कहना। पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जो प्रस्तावना होती है उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, कोई सी किताब भी हो चाहे छोटी हो बड़ी हो। तो हम ये देखते हैं कि समरी क्या है उसकी, उसका यहाँ पर पाठ का सार क्या है यहाँ पर। इसलिए जो प्रस्तावना होती है उसका मतलब यहाँ पर यह है कि संविधान का सार, जो संविधान लिखा गया है वो क्या बताता है, हमारा किन बिंदुओं पे बात करेगा वो संविधान, उन बिंदुओं को यहाँ पर रेखांकित किया जाता है किसमें, प्रस्तावना में। जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करता है। ये क्या करता है यहाँ पर, उससे हम जान पाते हैं कि संविधान के उद्देश्य क्या है, क्या उसमें सिद्धांत रहेंगे यहाँ पर, और कौन से दर्शन का फिलोसफी का इस्तेमाल किया गया है उसको लिखने में। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना लिखने के बारे में एक विचार देती है। प्रस्तावना निम्नलिखित के बारे में एक विचार देती है कि यहाँ पर क्या देती है भाई, जो संविधान के सोर्स कहाँ से लिए गए हैं यहाँ पर, जब हम पढ़ेंगे जान जाएंगे इस चीज को। यहाँ पर भारतीय राजनीतिक प्रगति क्या होगी, भारत क्या है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है, वो चीजें यहाँ पर आ गई। इसके जो उद्देश्य का वितरण क्या है यहाँ पर, इसके अपनाने की विधि यहाँ पर कैसी रही, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें बताई गई इसमें। पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि विकास किस तरह से हुआ, इसको किस तरह से इसको अपनाया गया। जो भारतीय विधानसभा सॉरी संविधान सभा है उसने इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने यहाँ पे जो संविधान है उसको यहाँ पर हमारे लागू कर दिया था यहाँ पर। जो संविधान सभा है उसने हस्ताक्षर भी किए, बहुत सारे इसके अंदर यहाँ पे काम हुए, जैसे हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में पेश किया गया था। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान है उसके जो सिद्धांत थे सबसे पहले कहाँ पर पेश हुए थे, अमेरिका में। फिर वहां से जो अमेरिका है उससे हमने देखा कि वहां पर भी ऐसे लिख के रखते हैं वो लोग, तो हमने भी इसको यहाँ पर ले लिया। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में एक अलग प्रस्तावना मौजूद थी। जो ये अधिनियम लाए गए थे, जो ये अंग्रेज लेकर आए थे यहाँ पर, किसने लाए थे कि जो भारतीय हैं उनको कुछ कुछ यहाँ पर हम आजादी दे डालते हैं, कुछ काम करने की, देश के अंदर अधिकार मिल जाएंगे सरकार चलाने के यहाँ पर। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कई बात करेंगे इसके बारे में भी अलग से, इसको बोलते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन जो आया था। तो देखते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इसे जो संविधान जो प्रस्तावना होती है इसको हम बोलते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा है यहाँ पर ये। और इसके अंदर अगर ये उसका भाग है तो इसके अंदर बदलाव भी किए जा सकते हैं, मगर जो मूलभूत ढांचा है वो परिवर्तित यहाँ पर नहीं होगा। ये संविधान का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, जो कि सरकार थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने करा भी था। अब देखते हैं हम इसी पृष्ठभूमि। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था। उसमें उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो उद्देश्य है, मकसद क्या रहेगा संविधान बनाने का, और किन उद्देश्यों पर, किस प्रकार की जो हमारा राज्य होगा उस पर हम कार्य करेंगे, किस तरह से अपने राज्य को बनाएंगे, हम निर्माण करेंगे राज्य निर्माण, उसके बारे में कहा गया था। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको हम देखें यहाँ पर, देखिए कौन कौन से बिंदु कहे गए थे यहाँ पर। इसमें पहला बिंदु यहाँ पर ये था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये सिद्धांत रोनाल्ड एक्ट जैसे विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। इसमें ये कहा गया कि भाई हर इंसान को अपनी जाति तौर पे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो होनी चाहिए, मगर इस तरह से स्वतंत्रता ना हो यहाँ पर कि जो दूसरी की स्वतंत्रता है उसका हम हनन कर डालें। फिर हर इंसान को यहाँ पर जो है सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। मतलब क्या है कि समाज में उसके साथ भेदभाव ना हो, ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्तर पे हो, जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, कोई भेदभाव यहाँ ना हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। यह राजा राम मोहन राय की उदार विचारधारा पर आधारित था, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया था। दूसरी विचारधारा में के सी सैनन, न्यायमूर्ति रानाडे और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू रूढ़िवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय की भावना को शामिल किया। मतलब क्या कहा इसमें, जो दूसरी विचारधारा है, पहली तो बड़ी आसान, दूसरी इसमें क्या था भाई, कुछ लोग थे खास तौर पे जो इसमें खास थे वो थे स्वामी विवेकानंद, जो कि हिंदू राष्ट्रवादी थे, रूढ़िवादी थे, यहाँ पर थोड़े से थोड़े एक्सट्रीम थे यहाँ पर ये। तो इन्होंने क्या कहा
कि जो व्यवस्था है धर्म के अंदर, उसके अंदर भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या था, देखिए हिंदुओं के अंदर है जात पात, जात पात धर्म के अंदर नहीं होती, जात पात लोगों के अंदर होती है, लोग बनाते हैं धर्म के अंदर, उसको बाद में गढ़ते हैं उसके अंदर धर्म के अंदर। शुरुआत में की धर्म के अंदर ये चीजें नहीं होती, धर्म तो सही होता है बिल्कुल, इंसान को खराब कर डालता है। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि जो जात पात है हिंदू धर्म के अंदर, जो औरतों के अधिकार नहीं मिलते औरतों को, उसको यहाँ पे क्या कहा गया भाई, शामिल किया गया कि उसके अंदर भी इनको बराबरी धर्म के अंदर भी मिलनी चाहिए यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान। जो विविधता है हमारे देश की, यहाँ पे क्या है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, गरीब लोग हैं और जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको यहाँ पर क्या है, समान अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान का उनका अधिकार है। ये धार्मिक समुदायों को अपने शैक्षिक संस्था बनाने और चलाने का अधिकार प्रदान करने के लिए किया गया था। यहाँ पर संविधान में समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता दी गई। मतलब यहाँ पे क्या था कि भारत के संविधान जो है उसमें समुदायों को माना गया है कि ये, हमने भी देखेंगे कि जाति होती है, अनुसूचित जाति होती है, एससी है, एसटी, ओबीसी होते हैं, पिछड़ा वर्ग जिनको हम बोलते हैं, इस तरह से जो समुदाय होते हैं उनको यहाँ पे मान्यता दी गई है और उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा की जाती है इस तरीके से। फिर आता है धर्मनिरपेक्षता के, जो भारतीय संविधान जो है, जो भारतीय राष्ट्र होगा क्या होगा, वो धर्मनिरपेक्ष होगा और वो धर्मों के जो दूसरे धर्म जो है सबकी इज्जत करेगा, हमारा खुद कोई धर्म नहीं मानेगा यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार, यहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जिसको हम बोलते हैं। इसे पहली बार मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1988 में दर्शाया गया था कि लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधि सभा के लिए प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया जाए। इससे पहले जो हुआ था, जो चुनाव हुए भारत के अंदर, तो जो हम कहेंगे कि अलाइड क्लास की, जो बड़ा तबका था या फिर जो लोग जाने माने थे, उन्हीं को अधिकार दिया गया था वोट डालने के लिए। मतलब वो जो जनसंख्या थी भारत की, उसका बहुत छोटा हिस्सा वोट डाल पाया था पहले सरकार के अंदर। इसमें उन्होंने ये कहा कि हर इंसान को अधिकार होना चाहिए। हाँ, उसमें जो उम्र होती है वो फिक्स की गई है यहाँ पर, 18 साल, 21 साल जो भी है। अब आगे देखें हम यहाँ पे जो संघवाद है, संघवाद क्या होता है यहाँ पर, कि भारतीय संविधान ने कुछ उप इकाइयों इकाइयों को उनकी विशिष्ट आवश्यकता जरूरतें पूरी करने के लिए विशेष दर्जा देकर विषम संघवाद को अपनाया। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर कि जो इकाइयां हैं, जो प्रांतें हैं, केंद्र सरकार के अलावा जो राज्य सरकार होती है, उनको शक्तियां दी, ताकतें दी और उनको अधिकार दिए, अधिकार क्षेत्र दिए कि उस क्षेत्र के अंदर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र में और भाषाई संघवाद में सह अस्तित्व है। मतलब क्या है, भारत लोकतांत्रिक देश भी है और संघवाद भी यहाँ पर है, उसमें अस्तित्व बरकरार रहता है। मौजूदा राज्यों को मानने के लिए स्थानीय पहचान की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371 ए के तहत पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया 371 के अंदर। 370 तो खत्म हो गया, जहाँ पे कश्मीर के बारे में था वो, उसको हटा दिया। मतलब इसके अलावा भी बहुत से जो राज्य हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है संविधान के अंदर, क्योंकि जो उनकी पहचान है ना, उनकी भाषा जो है, जो उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है, तो लोग उसे बर्बाद ना कर दें, जाके बस जाएंगे वहां पर, या फिर जो लोग हैं वो मैचबाजी कर लेंगे आपस के अंदर, से क्या होगा, तो सभ्यता है वो खत्म हो जाएगी उनकी। तो उसको बरकरार रखने के मारे ये चीजें की गई हैं यहाँ पर कि उनको दर्जा दिया गया है अलग से। फिर आता है राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए हमारे यहाँ, धार्मिक हो, भाषाई हो, इसको ध्यान में रखते हुए इसको हम ना नकारेंगे यहाँ पर, मगर ये बात ध्यान रखेंगे कि हम भारतीय लोग हैं यहाँ पर। अब देखते हैं जो मूल प्रस्तावना है उसमें क्या कहा गया है। पहला शुरुआत तो यहीं से हुई थी, इससे पहला दूसरा तो कुछ भी नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघिक शुक्ल सप्तमी सब संवत 2006 विक्रम को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। अब जो इसमें शब्द आए हैं, इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग हैं और इस चीजों को मानते हैं। यहाँ पे चीजें कौन कौन सी हैं, कि प्रभु संपन्न देश होगा हमारे देश, मतलब क्या होगा, यहाँ पे संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक भी होगा। हाँ, इसके अंदर संघ नहीं दिया
यहाँ पे जो संघवाद है उसको नहीं लिखा गया है, इसके अंदर बात ध्यान रखनी है। फिर जो हमारे जो नागरिक हैं उनको हम न्याय देंगे, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो। लोगों को आज़ादी होगी अपने विचार को व्यक्त करने की, विश्वास को, श्रद्धा को, उपासना को करने की आज़ादी होगी। जो इंसान की प्रतिष्ठा है, अवसर की समानता मिलेगी उसको यहाँ पर, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी भी चीज़ के अंदर हो यहाँ पर। और जो उनकी गरिमा है उसको बरकरार रखा जाएगा। साथ में जो राष्ट्र है, देश है, उसकी एकता, अखंडता को भी ध्यान में रखकर उसकी रक्षा की जाएगी यहाँ पर। अब देखते हैं कि जो शब्दावली है कि कौन कौन से हैं। पहला इसमें आया है सार्वभौम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जिसमें लिखा हुआ है कहा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब यहाँ पे क्या है, सार्वभौम बोलते हैं इसको। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, भारत ना तो आत्मनिर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का उपनिवेश है। मतलब ना तो भारत किसी पर निर्भर करता है, डिपेंड नहीं है, और ना गुलाम है किसी देश का। ये एक आजाद राज्य है यहाँ पर, जिसके ऊपर अन्य कोई अधिकार नहीं है, जिसके ऊपर किसी अन्य राज्य का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही बाहरी आंतरिक दोनों तरह के मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। जो भारत है उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है, और साथ में भारत जो है वो आज़ाद है अपने फैसले लेने के लिए, चाहे उसकी विदेश नीति हो, चाहे उसके आंतरिक मामले हो, उसको वो खुद तय कर सकता है यहाँ पर। भारत या तो विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का हिस्सा हासिल कर सकता है या उसे सौंप सकता है। मतलब क्या है कि कोई देश अपने हिस्सा कोई देश का देना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, या फिर कुछ और मतलब कोई तरीका है उस पे जो अपना नियंत्रण है देश का देना चाहता है भारत को, तो वो दे सकता है। और अगर भारत चाहे अपने देश का कोई हिस्सा किसी देश को देने की नहीं यहाँ पे चाहे, तो वो भी कर सकता है यहाँ पर। 1949 में भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल मंडल राष्ट्रों की पूर्ण सदस्यता जारी कर रखने की घोषणा की, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्र, कॉमनवेल्थ सुना होगा आपने, ये समूह है उन ब्रिटिश देशों का, उन देशों का जिन पे ब्रिटिश ने कभी राज किया था यहाँ पर। ये देश अगर कभी देखोगे तो आप इसमें खेल वगैरह भी होते हैं, इनकी बैठकें होती हैं, अपने अपने काम करते हैं ये लोग। इसमें क्या होता है, देश का मुखिया जो होता है, जो हमारा देश होगा उसका मुखिया कौन होता है, ब्रिटिश राजा या फिर रानी होती है। अब तो रानी तो मर गई, अब तो राजा बन गया मुखिया उनका। तो जो मुखिया ब्रिटिश ब्रिटेन का होगा वही मुखिया हमारे देश का भी होगा। जैसे हम देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, जो वहाँ का मुखिया है, वहाँ का कोई प्रधान, वहाँ का खुद का कोई जो मतलब मुखिया नहीं है, वहाँ पर मुखिया है ब्रिटेन की रानी या फिर जो राजा है। ऐसे ही कनाडा है, वहाँ का भी यही हाल है, क्योंकि मुखिया जो है राष्ट्र का वो ब्रिटिश है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सदस्यता भी ले रखी है, तो उन्होंने जो संप्रभुता है उसको त्याग रखा है काफी हद तक। हालांकि वो अपने काम फिर भी करने के लिए आजाद है। फिर आता है समाजवादी। ये शुरुआत में नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया। 42वें संशोधन 1976 के जरिए से इंदिरा सरकार ने इसको करा था यहाँ पर। इसमें क्या है कि राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांतों के रूप में संविधान में समाजवादी गुण मौजूद होगा। क्या होगा मतलब कि जो राज्य के काम करने हैं, जो राज्य के अधिकार हैं, जो तत्व है राज्य के, मतलब जो गाइड देते हैं करने के लिए, रास्ता दिखाते हैं राज्य को काम करने के लिए, उसमें एक सिद्धांत ये भी होगा कि जो राज्य काम करेगा वो समाजवादी नजरिए के हिसाब से काम करेगा। मतलब समाज का हर इंसान जो है उसको फायदा पहुंचे यहाँ पर। एक होता है साम्यवादी समाज, जो रूस के अंदर था पहले, आज तो चाइना के अंदर है। और एक होता है यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब क्या है कि लोगों का राज भी होगा और सबको बराबर अधिकार भी मिलने चाहिए यहाँ पर। समाज का मतलब क्या है, यहाँ पे विकास होना जरूरी है हर किसी का। और ये अनुसरण करता है भारत इस चीज का, जो राष्ट्रीयकृत उत्पादन और वितरण के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रावधान को अनुमति देता है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है कि जो राष्ट्रवाद है, मतलब देश जो है जुड़ा हुआ है आपस के अंदर, एक ही देश रहेगा यहाँ पर। जो वितरण की प्रणाली है वो यहाँ पर नहीं होगी, हालांकि यहाँ पे जो व्यवस्था होगी हमारी वो होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि आधा पूंजीवाद और आधा समाजवाद। हालांकि देश में अब दिखते हैं हमारे तो पूंजीवाद ज्यादा है, समाजवाद कम है हमारे देश में। फिर आता है हमारे देश में वो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष। इसमें क्या है, यहाँ पर इसको बाद में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी सरकार के जरिए से। संशोधन था 42वां 1976 में जोड़ा गया इसमें। इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य को संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 तक मौलिक आधिकारिक गारंटी दी गई। जो राज्य होगा वो धर्म की क्या करेगा, यहाँ पे समान दर्जा देगा उसको, और समर्थन प्रदान करेगा यहाँ पर। ये जो हमारे काम, जो हमारे जो मौलिक अधिकार है 25 से लेकर 28 तक, जहाँ पे हमें दी जाती है यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता जो दी जाती है हमें, अपनी जो धर्म है उसको मानने की आज़ादी, प्रचार करने की आज़ादी, संस्थाएं खोलने की आज़ादी, ये चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इसकी आज़ादी इंसान लोगों को यहाँ पर होगी।
और जो राज्य है उसमें दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा। अब देखिए जो धर्मनिरपेक्षता है वो कई तरह से हो सकती है। एक तो यहाँ पर ये है कि जो राज्य है कोई धर्म नहीं है उसका, मगर जो धर्म है उनकी इज़्ज़त करेगा वो। एक वो है यहाँ पर कि जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पर ये है कि जो धर्म देश के अंदर होंगे, सरकार उस पे प्रहार करेगी, उसको मतलब खत्म करेगी यहाँ पे। जैसे फ्रांस में होता है, वहां पर क्या होता है, मुसलमान जो है खास तौर पे वो यही करते हैं फ्रांस वाले। तो धर्मनिरपेक्ष तो वो भी हैं, उनका धर्मनिरपेक्ष इस तरह से है कि जो धर्म जो बढ़ेगा वहां पर उसको दबाएंगे वो, इसलिए इस्लाम को करते हैं वहां पर। भारत के अंदर ऐसा नहीं है। फिर आता है यहाँ पे लोकतांत्रिक, की शुरुआत से जुड़ा हुआ है भारत के संविधान प्रस्तावना के अंदर। लोकतंत्र को संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा यहाँ पर। मतलब क्या है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो लोगों का राज होगा, उसके लिए संसद का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। संसद में लोग चुन के भेजेंगे अपने सदस्यों को, जो प्रतिनिधि होंगे अपने लोकसभा के अंदर भेजेंगे उनको। इस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब कार्यपालिका है सभी नीतियों और कार्य के लिए विधायक की, जो विधायिका है उसके प्रति जवाबदेह होगी, जिम्मेदार होगी। मतलब यहाँ पर मतलब क्या है कि हमने चुन के भेजे लोगों को कहाँ पर, पार्लियामेंट में, जो विधायिका कहलाती है हमारी लोकसभा के अंदर। और फिर वहां से लोग गए आगे कहाँ पर, कार्यपालिका में, मतलब सरकार उन्हें बनाई, मंत्रिमंडल उनको बनाया उन्होंने यहाँ पर। तो वो जिम्मेदार किसके लिए है, यहाँ पर विधायिका है उसके लिए, और जो विधायिका संविधान किसके लिए, हमारे लिए। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति देशों के लोगों के पास होती है। राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अनुमति देने के लिए लोकतंत्र का व्यापक अर्थों में उपयोग किया जाएगा। मतलब क्या है, हमने कहा एक है राजनीतिक लोकतंत्र, मतलब जहां पर लोगों को जो राजनीति है उसमें हिस्से लेने की आजादी होगी। यहाँ पर कैसे, वोट डालकर और चुनाव में खड़े होकर, दो चीजें आसानी से यहाँ पर हो गई। फिर आता है हमारा यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। मतलब क्या होगा, समाज के अंदर भी हमारी हिस्सेदारी होगी, जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी, और हमें समान अधिकार दिए जाएंगे यहाँ पर। लोकतंत्र का प्रतिनिधि स्वरूप संसद में मौजूद होता है या फिर है। फिर आता है हमारा गणतंत्र। गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति नामक एक निर्वाचित प्रमुख की स्थिति को, उपस्थिति को इंगित करता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है रिपब्लिक। बहुत देशों में क्या होता है, जो बहुत से देश जो है उनमें क्या होता है, या तो डेमोक्रेटिक है वो या फिर रिपब्लिक है। इंडिया में दोनों चीजें हैं। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हम देश के जो सरकार होती है उसको चुनते हैं। जो रिपब्लिक होता है, मतलब जो गणतंत्र होता है, वहां पर हम देश के जो मुखिया है उसको चुनते हैं यहाँ पर। हमारे देश में गणतंत्र कैसे है, हमारे देश में अप्रत्यक्ष मान सकते हैं यहाँ पे, मतलब इनडायरेक्ट जो है वो गणतंत्र यहाँ पर है। यह लोगों को राजनीतिक संप्रभुता की अनुमति देता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। ये सार्वजनिक कार्यालयों में भेदभाव करने को रोकता है और विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों के लाभ को प्रतिबंधित करता है। इसमें क्या है गणतंत्र में, कि जो संप्रभुता है वो समाज की है, राजनीतिक है, सबको मिली है, यहाँ पर किसी एक विशेष को नहीं मिलती। क्योंकि हम वोट डाल के चुनते हैं अपने जो राष्ट्रपति होता है उसको, हालांकि हम नहीं चुनते फिलहाल तो, हम चुनते हैं जो मंत्रिमंडल होता है उसको चुनते हैं यहाँ पर, वो चुनते हैं फिर उसको यहाँ पर, मतलब चुने हुए लोग हमारे चुनते हैं आगे चल के। और इसमें क्या होता है कि जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, जो सरकारी ऑफिस होते हैं यहाँ पे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा और किसी को विशेष अधिकार वहाँ पर नहीं दिया जाएगा वहाँ पर। फिर आता है न्याय। न्याय मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब हमारा जो हमारा हक बनता है हमें वो मिलना चाहिए यहाँ पर। अब जो हमारा हक बनेगा, सामाजिक हक है हमारा यहाँ पर, अधिकार जो है आर्थिक है, राजनीतिक अधिकार है यहाँ पर। ये हमने कहाँ से लिए, रूस की क्रांति से लिए थे, जो कि 1917 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सामाजिक न्याय में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को के बिना नागरिक को समान व्यवहार की अनुमति देता है। सामाजिक न्याय यहाँ पे क्या है कि ना तो हम जात पात करेंगे, ना कोई धार्मिक लड़ाइयाँ करेंगे यहाँ पर, ना औरत आदमी का भेदभाव करेंगे यहाँ पे, ना फिर हम बात करेंगे रंग के बारे में कि तो काला है गोरा है, कोई इसका हिसाब नहीं होगा यहाँ पर। सब लोग बराबर है, समाज सब जो संविधान है, विधिया है यहाँ पर, उसके समक्ष विधि जो है हमारी, जो कि हमारा पहला मौलिक अधिकार भी है, आर्टिकल अनुच्छेद 14, विधि की समक्ष समानता, उसका यहाँ पर ये हिस्सा हो जाता है इस तरह से। और इसमें क्या है, जब बात की जाए समानता की, तो भाई ऐसा होता है कि जो चाहे अमीर हो गरीब सबकी नहीं बराबरी है यहाँ पर, मगर इसमें अपवाद हो जाता है यहाँ पर। SC ST OBC जो है, उनकी जो स्थिति है यहाँ पर, वो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, समाज के बराबर के दायरे में नहीं आते, वो जो हाशिया है समाज का वहां पर रहते हैं वो हमेशा। तो उनको बराबर में लाने के लिए अपने
जो मुख्य धारा बनाने के लिए जो आरक्षण है उसकी जो अनुमति है फिर भी दी जाती है यहाँ पर। आर्थिक न्याय में क्या है आपका, धन और संपत्ति आय के मामले में असमानताओं को समाप्त करने और आर्थिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव से बचने की मांग करता है। मतलब क्या है कि धर्म जो संपत्ति है किसी एक के हाथ में न रहे। जैसे हमने कहा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन खत्म करना। मतलब क्या था, संपत्ति उनके पास बहुत ज्यादा थी, उनको लेकर जो गरीब जनता है, उनके बीच बांट दिया गया है यहाँ पर। यानी कि हर किसी को संपत्ति धन रखने की आजादी होगी। और जो गरीब लोग हैं उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी, जो हम कहते हैं कि जो नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, या फिर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ये सरकार तय करेगी इस चीज के ऊपर। और किसी को अगर काम नहीं मिलता है यहाँ पर तो सरकार उसको क्या करेगी, पेंशन देगी, या फिर उसको जो हम कहते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा, एक जो नीति होती है इसमें काम मिलता है 100 दिन के लिए, वो चीज यहाँ पे सरकार करेगी। फिर आता है हमारा जो राजनीतिक न्याय है, वो चीज है यहाँ पर। इसमें क्या है कि राजनीति के समय सब बराबर है यहाँ पर। हर इंसान का एक वोट एक के बराबर होता है यहाँ पर। चुनाव में हम खड़े हो सकते हैं, चुनाव में हम वोट डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है हमारा स्वतंत्रता यहाँ पर, इनकी आजादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करने की उपद है यहाँ पर भी करती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत गतिविधियों में पर संयम का अभाव और व्यक्ति के विकास के असरों का प्रावधान। अब समझिए, बड़ा मुश्किल सा लगा आपको यहाँ पर ये, मगर इसमें होता क्या है कि देखिए, जो प्रस्तावना है वो देती है लोगों को व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं उन्हें करने की आजादी। मतलब आप अपने काम तो कर सकते हैं, मगर संयम रखना है आपको। जो दूसरे का दायरा है, आजादी मिलनी चाहिए आपको। अब आपकी आजादी ऐसी भी ना हो कि जो दूसरा इंसान है चीजों आजादी उसको छीन लो आप यहाँ पर। मतलब क्या है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी पार्क में गए, वहां बैठे, हमें आजादी है कि वहां बैठे और जाएं। अब इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम डीजे ला के बैठ जाएं वहां पर, कि जो दूसरे लोग हैं जो उनकी आजादी है वहां पर आने की, उसको हम छीनना है इस तरह से। फिर यहाँ पर है स्वतंत्रता का विचार मौलिक अधिकार के माध्यम से सभी नागरिकों तक फैला हुआ है, जो विचार अभिव्यक्ति विश्वास पूजा की जो स्वतंत्रता है उसको प्रदान करता है यहाँ पर। ये क्या है, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर भी आता है। 19 से लेकर शुरुआत होते हैं यहाँ पे हमारा अधिकार जो है। और इसमें क्या है, हमें अपनी बात को कहने की आज़ादी है, जो पूजा पाठ करने की आज़ादी है, जो धर्म है उसको मानने की आज़ादी है यहाँ पर। ये हमने लिया है फ्रांसीसी क्रांति से। फिर आता है यहाँ पे समानता। इसका मतलब क्या है कि समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष विशेष अधिकार का अभाव और सभी व्यक्ति के लिए समान अवसरों का प्रावधान। यानी कि यहाँ पर क्या है कि किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सब लोग जो हैं संविधान के समक्ष बराबर होंगे, हर इंसान के लिए समान जो है दिए जाएंगे मौके उनको यहाँ पर। चाहे वो नौकरी के अंदर हो, चाहे वो शिक्षा के अंदर हो, जात पात नहीं होगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा यहाँ पर, सबको समाज के अंदर बराबरी मिलेगी। इसमें क्या है यहाँ पर, जो भारत के नागरिक हैं उनको सामाजिक आर्थिक और आर्थिक दृष्टि से स्थिति और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी यहाँ पर। चाहे कोई गरीब है, नौकरी मिलनी चाहिए उसको भी। और उसके लिए भी यहाँ पर जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, स्कूल हैं, सरकारी जो काम करवाने हैं उसको बराबरी मिलनी चाहिए। वोट में क्या है, सब बराबर होना चाहिए यहाँ पर, हर किसी का एक वोट होना चाहिए। फिर जो आर्थिक में यहाँ पे जो नौकरी है हर इंसान के लिए मुमकिन हो यहाँ पर, वो चीज़ है। जैसे हम देखते हैं समानता का अधिकार क्या है यहाँ पे हमारा, 14 से लेकर 18 तक होता है यहाँ पर ये। फिर 18 से होता हमारा शुरू होता है समानता का अधिकार, वो स्वतंत्रता का अधिकार। राजनीतिक समानता सार्वभौमिक जो मत अधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों के समान प्रतिनिधित्व और बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूची में शामिल करने की जो अनुमति है वो उसको प्रदान करती है। इसमें क्या है, जो राजनीतिक बराबरी होती है, समानता जो है यहाँ पर, उसमें जो यहाँ पे हम कहते हैं कि वोट डालने का अधिकार जो है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार में क्या है, हर इंसान को वोट डालने का अधिकार होगा। जो अपवाद है उसके साथ में, जो उम्र हो 18 साल होनी चाहिए यहाँ पर, अपराधी ना हो, वो ये चीज हो। फिर यहाँ पे क्या है, संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत आजीविका के समान अधिकार के माध्यम से आर्थिक समानता प्रदान की जानी चाहिए यहाँ पर। मेरे याद नहीं आ रही जो योजना होती है उसमें। यहाँ पर क्या है कि हर इंसान को काम मिलेगा यहाँ पर, जो नौकरी की आज़ादी मतलब मौका मिलना चाहिए उसको यहाँ पर। अगर नहीं मिलता है, सरकार जो है, जो सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, वहां पर लोगों को काम देगी 100 दिन के लिए। फिर आता है यहाँ पे बंधुत्व की भावना। यहाँ पर मतलब क्या है कि भाई प्यार मोहब्बत लोगों के अंदर रहेगी यहाँ पर। मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयामों की
आयामी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करने के लिए भाईचारे की भावना प्रदान करती है। इसमें क्या है, इंसान की सोच क्या हो, यहाँ पे बराबरी के बारे में बात करती हूँ, मतलब मिलजुल के रहें अपनी सोच से, दिल से हम। फिर क्या है कि जो हमारे देश के अलग अलग हिस्से हैं, देश के जो राज्य हैं, वो भी मिल के रखें इसको। इसमें एक शब्द जोड़ा गया है यहाँ पे, अखंडता शब्द को 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था यहाँ पर। एक व्यक्ति की गरिमा संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व की मान्यता का प्रतीक होती है। मतलब क्या है कि जो एक व्यक्ति है, जिसकी गरिमा है, इज्जत है भाई, जिसका अपना मकाम है यहाँ पर समाज के अंदर, वो क्या है, उसके व्यक्तित्व की मान्यता प्रदान करती है उसको यहाँ पर, कि भाई उसकी जो इज्जत बरकरार रखेंगे यहाँ पे, उसका हम हनन नहीं करेंगे। मतलब क्या है, दोस्त बन के रहेंगे, दुश्मन बन के नहीं रहेंगे हम। अब देखिए कुछ व्याख्याएं की गई थी यहाँ पर, जैसे कि पहला है बेरुबारी संघ मामला 1960, जिसमें बताया गया है कि जो ये सब प्रस्तावना है संविधान की क्या चीज है यहाँ पर ये। इसमें कहा गया है कि संविधान का हिस्सा नहीं है यहाँ पर ये। ठीक है, अब क्या शर्त लगा गए थे यहाँ पर, वो स्पष्ट यहाँ पर नहीं है। फिर आया यहाँ पे केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कहा गया कि ये जो है प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मामले ने प्रस्तावना के अत्यंत महत्व पर प्रकाश डाला, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल विशेषताओं में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। मतलब संविधान का जो हम कहते हैं ना मूल आधार है, उसको चेंज किया बिना यहाँ पर संविधान के अंदर संशोधन करने मुमकिन है, यानी कि जो प्रस्तावना है उसके अंदर भी। RS बॉम्बई बॉम्बई केस ये है आपका 1994 में हुआ। इसमें क्या कहा गया भैया, जो प्रस्तावना है यहाँ पर ये संविधान की जो मूल संरचना है उसका यहाँ पे हमें संदेश देती है, मतलब जो संविधान है वो किस तरह का बताती है यहाँ पर ये। LIC ऑफ इंडिया के 1995, इसमें क्या कहा गया, संविधान ने वो जो न्यायालय ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग है यहाँ पर। तो ये वीडियो हमारी पूरी हो गई यहाँ पर। अगर वीडियो आपको लगी हो अच्छी थोड़ी भी, तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में।